स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शुरुआत की थी रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें हमने दो नियम पढ़े थे। पहला था द्रव्यमान संरक्षण नियम और दूसरा पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, आज हम आगे के नियम लेने जा रहे हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर आता है हमारा नियम, वो है गुणित अनुपात का नियम। देखो क्या दे रहा है, गुणित अनुपात का नियम। गुणित सरल गुणक के बारे में जब अपन बात करते हैं तो उसी के आधार पर दिया गया है, और इसमें ये कहा है, चलिए पहले अपन नियम लिख देते हैं और फिर आपको मैं इसको उदाहरण के द्वारा बताता हूं कि ये नियम क्या कहता है। ठीक है, तो ये नियम कहता है कि ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यदि दो तत्व, कितने, कोई भी आप दो तत्व लो, ठीक है, दो तत्व मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो अब देखो, आप कोई भी दो तत्व लो, ठीक है, अब आप उन दो तत्वों को मिलाते हैं। हमें पता है तत्वों का मतलब यौगिक की परिभाषा हमने क्या बताई थी कि तत्व जो होते हैं वो हमेशा सदैव क्या होते हैं कि एक निश्चित अनुपात में जुड़कर और क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये भी यही प्रक्रिया कह रही है। ये क्या कहता है कि एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के, देखो क्या कह रहा है, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, क्या कह रहा है, संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। किसमें होते हैं, छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। देखो इनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, आप उदाहरण लोगे तब आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल इजी है, लेकिन हमें ये नियम थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो जब यौगिक बन जाएंगे तो उनके अंदर जो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान जो होते हैं ना, वो परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, छोटे पूर्णांक के अनुपात के अंदर रहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं एक। जैसे देखो एग्जाम्पल, अब यही हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल में पहला आता है, ध्यान दीजिएगा, पहला हम लेते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमने दो तत्व लिए, दो तत्व है, पहला लिया हाइड्रोजन और दूसरा लिया ऑक्सीजन। अब इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो इसमें ना ये दो अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाएगा। पहला यौगिक बनाता है H2O, क्या बनाएगा, जल, आपने देखा है। और दूसरा यौगिक बनता है वो है H2O2, ये नाम आपने सुना होगा, ये नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड के रूप में लिखा जाता है। तो ये तो हमारे पास है जल, और दूसरा ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो क्या दे रहा है कि संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। कैसे होते हैं, तो इसमें ना आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताओ द्रव्यमान का। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, तो देखो 1/2, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2, अनुपात ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16, तो 16 × 1। अब ये द्रव्यमान है, ये संख्या है, ये द्रव्यमान है, ये संख्या, तो क्या आया, 2 अनुपात किसमें आया, 16 के अंदर। ठीक है, अब आप इसमें देखो,
तो हाइड्रोजन कितने, 2, तो 2 परमाणु है और 2 इसका द्रव्यमान अनुपात। ऑक्सीजन का होता है 16 और इसके 2 परमाणु हैं, इसलिए अपन लिखेंगे 16 इंटू 2। अब इसका अनुपात क्या आया, ये अपने पास, सॉरी 1 अनुपात, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें हम ले रहे हैं, देखो इसके 2 परमाणु हैं और द्रव्यमान 1 है, तो इसका द्रव्यमान तो 1 ही है और परमाणु कितने हैं, 2 है, तो 2 अनुपात कितना हो गया, 32। अब आप इनमें क्या करो, दोनों यौगिकों के अंदर हाइड्रोजन का अनुपात बताइए। तो इसमें हम ये लेंगे, देखिए यहां पर ये बताएंगे, इसके आगे आपको लिखना है हाइड्रोजन का अनुपात, ठीक है। अब हाइड्रोजन का अनुपात जल में कितना है, 2, ये जल में 2 है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी कितना है, 2 है, तो आप हाइड्रोजन का अनुपात क्या लिखोगे, 2 अनुपात 2, तो सरल अनुपात क्या आ जाएगा, 1 अनुपात 1 के अंदर, है ना, ये चीज आती है। देखो वापस सुनो आप कि H2O में हम द्रव्यमान निकालते हैं, इसके 2 इसका 16, H2O2 है तो इसमें 16 2 32 हो गए, ये तो 2 ही है। अब आप क्या करो, इधर से दोनों तरफ से हाइड्रोजन का अनुपात बताओ, तो 2 अनुपात 1, ये सॉरी 1 अनुपात 1 आ गया। अब ऑक्सीजन का अनुपात निकालो, तो जब आप ऑक्सीजन का अनुपात निकालोगे तो पहले जल में ऑक्सीजन कितना है, 16 अनुपात, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 32, ठीक है, तो 16 अनुपात 32, तो क्या आ गया, 1 अनुपात 2 के अंदर आता है, 1 अनुपात 2 में। तो ये क्या कह रहा है कि हमेशा संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, क्या कह रहा है, संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। इसमें आपको ये जल का सबसे बेस्ट उदाहरण है, सबसे सरल उदाहरण को हम इसी प्रकार से, इस नियम को इसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो क्या कहता है, H2O और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब जल है तो इसमें 2 अनुपात 16, इसमें आ गया 2 अनुपात 32, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या 2 है। फिर आप दोनों के अंदर पहले हाइड्रोजन का अनुपात ले लो और फिर ऑक्सीजन का, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, छोटे पूर्णांकों के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला नियम है जो कहता है, मतलब आज के वीडियो के हिसाब से पहला नियम है जो यही कहता है कि जब 2 तत्व मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ये एक तत्व, ये दूसरा, मतलब यहाँ पर इन्होंने तत्व शब्द लिया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोनों यौगिकों की बात कर रहे हैं कि दोनों यौगिकों के अंदर जो तत्व है, जैसे जल का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, इन दोनों का अनुपात, फिर इन दोनों का अनुपात अलग से निकालना पड़ता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, सेकंड नंबर, वो है कार्बन और ऑक्सीजन से। जैसे एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और एक बनती है CO2 गैस। आप ये दोनों इस प्रकार से हल करना, ठीक है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आप देखना, आप ट्राई करना कि जैसे अपन ने CO लिखा है तो कार्बन का होता है 12 अनुपात ऑक्सीजन का 16, इधर 12 अनुपात हो जाएगा 32। अब कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से आप करोगे तो आपको ये नियम वापस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस नियम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नियम ध्यान रखना और ये उदाहरण विशेष तौर पे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब हम इसके बाद सेकंड नंबर, यानी आज का सेकंड नंबर और जनरली 4 नंबर उदाहरण, ये नियम ले रहे हैं, वो है तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। देखिए, अब देखो आप, ये नियम रिचर नाम के
जो साइंटिस्ट थे, ये रसायन विज्ञान के थे, उन्होंने ये नियम दिया था। तो इस नियम को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपके वैसे एनसीईआरटी के अंदर बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसको एक्स्ट्रा नियम के हिसाब से जरूर लेंगे, ठीक है ना। ये नियम ये कहता है कि अगर दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, उसको अगर अपन तीसरे तत्व के साथ जोड़ते हैं, क्या ठीक है ना, तो उस समय उनके द्रव्यमान जो होते हैं, उन द्रव्यमान या तो द्रव्यमान का अनुपात उसमें क्या आएगा, समान आएगा, या संयोजित होने वाले द्रव्यमान जो होते हैं ना, उनके द्रव्यमान का अनुपात सरल गुणक के अंदर आता है। देखो ये नियम थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अब देखिए हमारा नियम है नियम संख्या 4, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है। ये नियम देने वाले जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था रिक्टर। रिक्टर थे, इन्होंने ये नियम दिया था। तो हम क्या कहते हैं कि जब कोई भी दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान के साथ संयोजित होता है, वापस सुन लीजिएगा, जब दो भिन्न भिन्न तत्व, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान के साथ संयुक्त होता है ना, तो उस संयोजन के अंदर दोनों के द्रव्यमान का अनुपात या तो समान होगा या आपस में संयोजित होने वाले अनुपात का सरल गुणक होता है। लैंग्वेज थोड़ा अलग है साहब, ध्यान रखिएगा इसकी, ठीक है। तो क्या कहता है, पहले नियम लिखते हैं। जब दो भिन्न भिन्न तत्व, देखो दो तत्व दोनों अलग है, अब तीसरा तत्व ले लो ना, वो भी अलग है, यानी तीन अलग अलग तत्वों की बात की जा रही है यहां पे। तो जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के द्रव्यमान, तीसरे तत्व के द्रव्यमान के, तीसरे तत्व के द्रव्यमान के, या ये कह सकते हो आप तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान के, सॉरी, तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान के साथ संयोजित होते हैं। अभी आपको मैं इसका उदाहरण बताऊंगा ना, तब आप इसकी लैंग्वेज सरल तरीके से समझ सकते हो। तो ये क्या कह रहा है, संयोजित होते हैं तो इनके द्रव्यमान का अनुपात या तो समान होगा, देखो क्या कह रहा है, जब आप दो भिन्न भिन्न तत्व, जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान के साथ संयोजित होते हैं, तो इसमें या इनके, आप इसमें ये लिख दो, तो इस संयोजन में लिख दीजिए, इस संयोजन में द्रव्यमान का अनुपात जो होता है या तो समान होगा या तो समान होगा या द्रव्यमान के संयोजन का सरल गुणक होता है। या तो समान होता है या हम ये लिख सकते हैं आपस में संयोजित, आपस में संयोजित होने वाले द्रव्यमान
के अनुपात का सरल गुणक या गुणांक, सरल गुणज या गुणांक होता। देखो ये लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ी है, ठीक है ना। क्या कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान के साथ संयोजित होते हैं तो इस संयोजन में द्रव्यमान का अनुपात या तो समान होता है या आपस में संयोजित होने वाले द्रव्यमान के अनुपात का सरल गुणज या गुणांक होता है। ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं ना, तो उदाहरण से आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल सरल उदाहरण है ना। देखो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको इसका एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल से आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन उदाहरण से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, तीन हमने तत्व लिए, एक लिया हाइड्रोजन, एक लिया ऑक्सीजन और एक लिया सल्फर, ठीक है। अब ये तीन तत्वों से आप तीन यौगिक बनाओ। तीन यौगिक कौन से, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल रहे हैं तो क्या बनता है H2, ठीक है। और हाइड्रोजन और सल्फर की क्रिया करवाई तब बनता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और तीसरा है ऑक्सीजन और सल्फर से जब आप क्रिया करवाते हो, इससे ऑक्सीजन और सल्फर से, तब इसके अंदर जो बनता है वो बनता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखो तीन तत्व लिए हमने, ठीक है। तीन तत्वों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया H2O, हाइड्रोजन सल्फर ने मिलकर क्या बनाया H2S, और सल्फर और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई। अब आप इन तीनों यौगिकों के तत्वों का द्रव्यमान बता दो, ठीक है। देखो कैसे, जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर H2O, हमारा पहला यौगिक क्या है H2O, ये H2O अनुपात। दूसरा यौगिक हम सल्फर डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं या H2S भी ले सकते हैं, जैसे हम ले रहे हैं H2S, ठीक है। और तीसरा अणु हमारे पास कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो ये ले ली हमने SO2, या इसको ब्लू में ले लेता हूं ताकि आपको ध्यान से दिखे, ये SO2। अब हाइड्रोजन और जल में क्या होता है, दोनों का अनुपात जब अपन लेते हैं तो दोनों का अनुपात क्या होता है 2:16 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 16। अब H2S है तो H2S में हाइड्रोजन का तो 2 ही है, लेकिन जब सल्फर की बात की जाती है तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, उसके हिसाब से इसका जब अपन द्रव्यमान लेते हैं तो वो 32 आता है। कितना आता है 32, ये 32, ठीक है। और उधर आया सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का हमने लिया द्रव्यमान, इसमें कितना लिया है 32, और ऑक्सीजन देखो एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो का कितना हुआ 32 हुआ, तो 32 के हिसाब से ये 32, ये क्या है द्रव्यमान, ये आता है द्रव्यमान अनुपात, ठीक है। अब आप इसका अनुपात निकालो तो 2 और इसका कितना होगा 1:8। अब इसका निकालो तो 1:, कितना हो जाएगा 16। अब उसका निकालोगे तो 1:1, तो सरल गुणक देखो आप, ये स्थिति, तीनों एक दूसरे के क्या है आपस में संयोजित होने वाले द्रव्यमान के अनुपात का सरल गुणक या सरल गुणांक होता है। तो या तो ये होगा और या आप इन दोनों का बताओगे, ये देखो ये 8 और 16, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं सरल गुणक होते हैं। तो यही प्रक्रिया इसके अंदर बताई गई है
कि इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि जब हम तीन तत्वों को जोड़कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों के द्रव्यमान जो होते हैं ना, उन द्रव्यमानों का अनुपात या तो एक दूसरे का सरल गुणक होता है या फिर समान रूप में होता है। तो यहाँ हम देखो समान तो नहीं ले रहे, लेकिन क्या बता सकते हैं हम, इसका सरल गुणक बता रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन सल्फर की बात की जाती है तो इधर ऑक्सीजन का 16 है, इधर सल्फर का 32 है, तो ये भी बता सकते हो एक अनुपात 2 के अंदर आ गया, है ना। तो ये नियम थोड़ा अलग है लेकिन याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये हमारा चौथा नियम था, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और लास्ट नियम आता है वो है गैलुसाक। गैलुसाक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना दिया था आयतन संबंधी नियम। ठीक है, 5 नियम है इसके। और अब देखो आप, अब ये नियम से शुरुआत हो गई है इस लेसन की मुख्य रूप से। अब इसके बाद हम नियमों के बाद पढ़ेंगे आवोगाद्रो परिकल्पना, डाल्टन परमाणु सिद्धांत आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। और फिर आएगा अणुभार परमाणु भार, ठीक है। अभी तक तो चलो ये थियोरेटिकल पोर्शन है, अब आगे आएगा अपने न्यूमेरिकल पोर्शन जिसमें आप अणुभार कैसे निकालोगे, फिर द्रव्यमान संयुक्त ये प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मोलरता, और आगे आएगा मोल भिन्न या मोल अंश क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं गैलुसाक का, ये लास्ट नियम है इसका, ठीक है, 5वां नियम है गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम। आयतन संबंधी नियम, देखो ये नियम जो दिया गया है ये विशेष तौर पे गैसों के लिए दिया गया है कि हम जब गैस जो होती है क्रियाकारक को अगर अपन लेते हैं, 2 या 2 से अधिक गैसें लेके हम जब उत्पाद बनाते हैं, तो जो उत्पाद अगर गैस बन जाए, उत्पाद क्या बने, गैस, तो उनके क्रियाकारक और उत्पाद दोनों का अनुपात जो होगा ना वो सरल अनुपात होगा। लेकिन स्थिति है समान ताप और दाब पर। देखो क्या कहता है, तो इसका नियम ये है कि समान ताप एवं दाब पर जब भिन्न भिन्न गैसें परस्पर संयोजित होती हैं, तो उन गैसों का आयतन सदैव क्या रहता है, सरल अनुपात में रहता है। देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया मैंने कि जब समान ताप और दाब पर जब भिन्न भिन्न गैसें परस्पर संयोजित होती है तो उन गैसों का आयतन सदैव क्या रहता है, सरल अनुपात में रहता है। लेकिन स्थिति क्या है, समान ताप और दाब की है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इसके एग्जांपल में हम जैसे पहला लेते हैं, देखो ध्यान देना, H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की क्रिया से क्या बनता है, HCl। अब आप इस समीकरण को संतुलित करोगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्या है, क्लोरीन है, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, 2HCl। ये समीकरण आपको याद है ना। अब हम यहां से ये लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी क्या है, एक तरह से गैस ली गई है, क्योंकि ये नियम गैसों के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। अब देखो आप, अगर हम आयतन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, आयतन इसका लिया 50 ml, कितनी ली, हाइड्रोजन गैस 50 ml,
क्लोरीन गैस ली 50 ml। अब इन दोनों से क्या बन रहा है HCl, ये जैसे बनी 100 ml। कितनी बनी है 100 ml। तो अब आप क्या कह रहा है, गैसों का आयतन सदैव क्या होता है, सरल अनुपात में होता है। तो सरल अनुपात कैसे निकालोगे, तो इसका H2 अनुपात Cl2 अनुपात HCl टू HCl, दो है ना। अब ये देखो 50 अनुपात 50 अनुपात 100। अब आप इनका सरल अनुपात निकालो तो क्या आएगा, 50 50 100, तो क्या आ जाएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 2। ये कट गए परस्पर एक दूसरे के साथ। तो ये क्या कहता है कि जब हम गैसों को मिलाते हैं, कंडीशन सामने है हमारे, क्या कंडीशन आती है, समान ताप और दाब पर जब भिन्न भिन्न गैसें परस्पर संयोजित होती है तो उन गैसों का आयतन सदैव क्या रहता है, सरल अनुपात में रहता है। तो आपके सामने ये उदाहरण है कि H2Cl2, और अगर आप है ना ये Mn नहीं लिखते हो तो भी ध्यान रहेगा, हाइड्रोजन का एक अणु क्लोरीन का एक अणु दोनों जुड़े कितने HCl के बनाए, 2। तो क्या आया 1 अनुपात 1 अनुपात 2। यहां आ रहा है 1 अनुपात 1 अनुपात 2। या तो सीधा ऊपर से ये लिख दो या फिर ये आयतन बता दो। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण, जैसे इसका लास्ट एग्जांपल जैसे अपन लेते हैं N2 प्लस H2 और क्या बना NH3। याद है ये रिएक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अब आप इस समीकरण को पहले संतुलित करो। संतुलित करते हैं तो देखो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो इसके आगे 2 लिख दिया हमने, है ना। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई 6, तो इधर क्या आ जाएगा 3। अब दोनों फॉर्मूले अपनाओ। पहला फॉर्मूला इस नियम का, नाइट्रोजन का एक अणु है 1 अनुपात, हाइड्रोजन के कितने हैं 3 अणु हैं 3 अनुपात, अमोनिया कितनी बनी 2। तो एक ये आ गया, तीनों का क्या आया सरल अनुपात। अब ये नहीं है तो आप आयतन के रूप में लिखिए। अब आयतन देखो आप, ये आयतन, तो आयतन में नाइट्रोजन हमने ली 100 ml, कितनी ली 100 ml, ठीक है। हाइड्रोजन ली 300 ml, कितनी ली 300 ml। तो अमोनिया कितनी बन रही है 200 ml में बन रही है। कितनी बनी 200 ml। देखो गैसें हैं तो जरूरी थोड़ी है कि जितनी हम गैस ले रहे हैं उतना का उतना पूरा। कभी ये चीज मत सोचना कि सर यहाँ 100 है यहाँ 300 है, हम इधर जोड़ रहे हैं तो जोड़कर इधर 400 होना चाहिए लेकिन 200 आ रहा है ना। लेकिन क्यों, क्योंकि गैस कभी भी हम जब अभिक्रियाएं करवाते हैं, प्रैक्टिकल में आप देखोगे गैस जब बनती है तो जितनी मात्रा में बनती है उतनी की उतनी हमें प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए बहुत ज्यादा, है ना, उसमें मतलब इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अब देखो, अब इसमें अनुपात निकालोगे तो N2 अनुपात 3H2 अनुपात 2NH3। अब ये दोनों क्या है क्रियाकारक और ये हमारे पास क्या है उत्पाद। ठीक है, इसमें भी ये ध्यान रखना, ये दोनों है क्रियाकारक और ये है उत्पाद। ठीक है, अब आप इसका अनुपात निकालो तो क्या आ रहा है 100 अनुपात 300 अनुपात 200। कितना आएगा 1 3 2, तो 1 अनुपात 3 अनुपात 2। ये आया इसका सरल अनुपात। क्या आया सरल अनुपात। ये भी क्या है सरल अनुपात। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये क्या कहता है नियम कि जब हम गैसों को परस्पर संयोजित करते हैं शर्त ये होनी चाहिए कि उत्पाद भी क्या होना चाहिए गैस अवस्था में। क्या होना चाहिए गैस, ये गैस और ये भी गैस अवस्था में। ठीक है, तो ये गैलोसाब का नियम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने रासायनिक संयोजन के लास्ट 3 नियम पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे अवोगाद्रो परिकल्पना। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉपी के अंदर ये काम नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।